अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी वार्म वेलकम टू सुबह बखैर पाकिस्तान। उस्मा खान के साथ आप लोगों को वेलकम है सुबह बखैर पाकिस्तान में। उम्मीद है एक नया खूबसूरत अच्छा ज़बरदस्त, और हम कहते हैं कि जी ना सिर्फ खूबसूरत दिन बल्कि पॉजिटिविटी और शानदार एक दिल को जो कहते हैं ना भाता है। पॉजिटिविटी के साथ आप उम्मीदों के साथ सोचते हैं कि ये दिन ना सिर्फ अच्छा गुजरेगा बल्कि इसके अंदर वो सारी चीज़ें, वो सारे जो आपके प्लान्स होते हैं, इरादे होते हैं, वो सब पूरे होंगे। ऐसा दिन आपके लिए गुजरे। और वैसे भी ये जुमे का दिन है, हम रिमाइंडर देते हैं अच्छे से जुमे की नमाज अदा कीजिए। इसके अलावा खुतबा जाके सुनिए, भागते भागते जाके जल्दी जल्दी सर मार के सजदे करके नहीं आइए। पूरे हफ्ते में एक अल्लाह ताला ने जुमे का दिन और जुमे की नमाज रखी है, उसको उसकी इज्जत, उससे मोहब्बत से करें। जैसे आप किसी घर मेहमान के तौर पे जाते हैं तो कभी भी छलांगे मार के नहीं जाएंगे और छलांगे मार के नहीं लेकर निकल के आएंगे। हमेशा इज्जत देंगे, ना सिर्फ होस्ट को बल्कि उस घर को, और वहाँ पे जो भी उसका वहाँ पे एक आपकी मेहमान नवाजी है या एक वहाँ पे एतवार है, कल्चर है उसके मुताबिक। इसी तरह मस्जिद भी अल्लाह ताला का घर है। जब जाएं तो पूरी मोहब्बत से और पूरे ख्याल से जाएं, लोगों के लिए तंगी ना करें। सूरतुल काफ पढ़िए, ये भी हमारा रिमाइंडर होता है। नमाज के बाद या असर मगरिब के दरमियान में उसकी तिलावत कीजिए। जो दुआ है वो आपकी कबूल होगी। असर से मगरिब के दरमियान में घड़ी है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो हम अपने लोगों को रिमाइंडर्स देते हैं कि लोग परेशान होते हैं, दुआएं नहीं कबूल हो रही। लेकिन अगर आप अपनी बातों में मुखलिस नहीं है, सिंसेयर नहीं है, और आप एक्सपेक्ट ये करते हैं कि आपकी हर दुआ कबूल हो, बेशक अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है, वो कबूल भी करता है। लेकिन जितने अच्छे तरीके से आप इबादत करेंगे, और दुआ मांगने का भी तरीका है, आप हाथ उठा के सीधा दुआ नहीं मांगना शुरू कर देते या अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर, ऐसे नहीं। सीधी अपनी ख्वाहिशात बयान करें। दुआ का एक बड़ा मसनून तरीका है, उसको जाके ज़रूर पढ़िए। वैसे सबसे पहले दुआ के 3 पार्ट्स हैं। आप सबने सबसे पहले दुआ में यही कहना है कि या अल्लाह, अल्लाह की जितनी भी क्रिएशंस हैं, जितनी भी खूबसूरती है, उसको रिकग्नाइज करना है, एक्सेप्ट करना है। दुआ करने में तारीफ़ें करनी है कि या अल्लाह तूने कितनी खूबसूरत दुनिया बनाई है, मुझे हाथ पैर दिए और इसके अलावा सारी चीज़ें बनाई हैं। फिर अपने ऊपर जो आपकी हैं, आपके बच्चे हैं, घर है, नौकरी है, उसको एक्सेप्ट करना है पहले। यानी अल्लाह की हमदो सुना करनी है, तारीफ़ करनी है। फिर आपने दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, और फिर उसके बाद से अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग के फिर दुआ पढ़िएगा। देखिएगा दुआ कबूल कैसे नहीं होती। तो इसे खूबसूरत मैसेज के साथ अपने प्रोग्राम का करते हैं बाकायदा आगाज़। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एजाज, जो कि है तज्ज़िया कार। सबसे पहले वेलकम टू द शो। ये जो टॉपिक है इमरान खान का जेल से अस्पताल मुंतकिली और वापस जेल मुंतकिल किया जाना, आपकी कुछ राय इस पे लेना चाहेंगे कि कोई अगर इस तरह की बीमारी में कोई मुब्तला हो शख्स, तो उसको लंबे अरसे तक हॉस्पिटल में रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? क्या राय है आपकी इस पे? बीइंग ए तज्जियाकार, तो मैं आप ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की जो तारीख है उसमें ऐसी चीज़ें होती आई हैं। ख़ास तौर पे अगर देखा जाए, रिसेंट पास्ट में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का साहब का एक इशू था। उससे माजी में चले जाए, जो प्रोमिनेंट सियासतदान हैं वो ज़्यादातर अपना वक्त जेलों में जेल से हॉस्पिटल में ही गुजारते आए हैं। जैसे आसिफ अली जरदारी साहब का था, जी। और उससे हट के बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का भी कुछ दौर था। जो बड़े बड़े सियासतदान थे, ये जनरल परवेज मुशर्रफ साहब का कुछ आखिरी लम्हा जो उनके पाकिस्तान में थे, वो भी AFIC में ही गुजरे थे। लेकिन इन तमाम लोगों की जो बीमारियां थी, उनकी नोयत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। बीइंग ए डॉक्टर, ये कहूंगा कि इमरान खान साहब की जो मैंने रिपोर्ट्स जो मीडिया पे आई थी, जो जेल में उनके डॉक्टर्स ने उनकी असेसमेंट की थी, और उसके बाद उन रिपोर्ट्स की बुनियाद पर वैसे भी नॉर्मली भी हम अमूमन अवॉइड करवाते हैं अपने टीन एज, वेरी यंग, जो हमारे बिल्कुल नॉर्मलूद बच्चे होते हैं उनको, और जो हमारे एडल्ट होते हैं, मोमर होते हैं, जो एडल्ट जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, खास तौर पे उनको, जी। कि बिला वजह अयादत के लिए भी किसी के पास आपको हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए। क्योंकि हॉस्पिटल अमूमन बीमारियों का घर होता है, या बीमारियों की एक कॉलोनी होती है। तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया जैसी दीगर कई ऐसी बीमारियां होती हैं जो हमारे बुजुर्ग, खास तौर पे मोमर अफराद, इमरान खान साहब तो माशाल्लाह सुपर फिट हैं, ओके, लेकिन उम्र के ऐसे में है कि अगर कोई भी शख्स नॉर्मल भी अगर हॉस्पिटल में जाता है, किसी ऐसे तीमारदारी के पर्पज से जाता है, या अपने रूटीन चेकअप के लिए जाता है, और उसका स्टे बढ़ जाता है,
तो उसको निमोनिया या दीगर इस तरह के अवारिज हो सकते हैं जो उनकी करंट बीमारी, जस्ट लाइक के खान साहब के इसमें एंजाइटी और ब्लड प्रेशर का थोड़ा अप डाउन था, जो कि इस वक्त नॉर्मल, इसको बहुत ज्यादा संजीदा नहीं लेना चाहिए, लेकिन चूंकि वो एक बहुत बड़ी सियासी जमात के सरबराह है तो उसकी हैसियत से उनकी इस तरह की चीजों को वेल एड्रेस होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें वेल एड्रेस एट देयर उनके जेल में ही हो सकती हैं, या उनको एक वहां पर आरामदेह माहौल या एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया जा सकता है, तो उनको हॉस्पिटल में स्टे उसूलन बनता नहीं है। और गालबन ऐसा ही हुआ है जो डॉक्टर्स की टीम ने किया है कि वो हॉस्पिटल मुंतकिल हुए, उनका रूटीन का एग्जामिन हुआ, चेक हुआ, और उसके बाद सुनने में ये आ रहा है कि उनको वापस अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। तो उसमें बज़ाहिर यही लगता है कि खान साहब को लाया गया, उनकी असेसमेंट हुई, उनको जो भी डॉक्टर्स ने मायना करना था उन्होंने मायना किया। चूंकि उनके दो मसले ऐसे थे कि जो बड़े डॉक्टरों ने, जो जेल इंतजामिया के मुताबिक जो उनकी चीजें बाहर आई थी सोशल मीडिया पे, जो हम सब ने देखी, सब तवजियाकारों ने या सहाफियों ने या लोगों के पास आई, तो उसमें यही था कि एक एंजाइटी का फैक्टर था और दूसरा उनका स्लाइटली डिरेंज हिज ब्लड प्रेशर। आंख का एक इशू जो कि तशवीश का बायस गुज़श्ता कुछ माह से था, लेकिन उसके मुतालिक कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई। गो कि उनका जो 1 से 2 बार उसकी ट्रीटमेंट भी हुई है, लेकिन वक्ती तौर पे जो उनका बड़ा इशू था वो ब्लड प्रेशर और उससे मुल्हिक एंजाइटी का पहलू था। और यकीनन जेल एक आरामदेह या एक कंफर्ट जोन नहीं होता है, वहाँ एंजाइटी या फिर खान साहब की अगर शख्सियत का भी हम एक तकाबली जायजा या खान साहब की शख्सियत का भी एक हम वो एनालिसिस करें तो वो यकीनन एंजाइटी का पहलू हो सकता है उनको, और एंजाइटी ही की वजह से उनका स्लाइटली डिरेंज इन ब्लड प्रेशर था, तो वो एक सबब बना होगा उनका। और चूंकि एक सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर था कि इनको कुछ अरसे के लिए आप हॉस्पिटल में रखें, गो के उनके एक ऑर्डर था, लेकिन ये फैसला डॉक्टर्स ने करना था कि खान साहब को आया हॉस्पिटल स्टे की जरूरत है कि नहीं। और यकीनन चूंकि डॉक्टर्स ये समझते हैं कि खान साहब वक्ती तौर पे तो ब्लड प्रेशर या एंजाइटी के साथ आए हैं, लेकिन अगर लंबे अरसे के लिए उनको हॉस्पिटल में रखेंगे, क्योंकि हॉस्पिटल किसी भी लिहाज से एक आरामदेह जगह नहीं हो सकती है, कंफर्ट जोन नहीं। गो के आप जेल की बनिस्बत आप उसको कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन बीइंग ए डॉक्टर हम यही कहते हैं कि हम, हमारे सामने एक पेशेंट होता है, वो कैदी नहीं होता है या वो किसी किस्म के, वो उसके स्टेटस के कोई भी हो, सोसाइटी ने जो उसको दियो, लेकिन डॉक्टर्स के सामने वो एक पेशेंट होते हैं और डॉक्टर अपनी यही एडवाइस करते हैं कि इनको आरामदेह माहौल, कंफर्ट जोन या इनको ऐसा एटमॉस्फेयर दिया जाए जिसमें ये कंफर्ट फील करें, अच्छा फील करें। और हॉस्पिटल स्टे उनका शायद इसलिए मुमकिन नहीं हो सका कि उनको कोई ऐसा आर्जा लाहक नहीं था, खुदा न खास्ता, कि जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को था। गो कि उनका प्लेटलेट्स 10,000 के आसपास आ गए थे, ये इससे भी कम थे। उनका हॉस्पिटल में जैसे कि स्टे बड़ा जरूरी था कि कभी भी वो उनको ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ सकती है या वेंटिलेटर या एम्बुलेटरी किसी भी किस्म की सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन माशाल्लाह से और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये कहना चाहिए कि खान साहब की इस लिहाज से तबीयत बहुत बेहतर थी कि गो के उनके फॉलोअर्स के या उनके लोगों के बड़े मसलन वो खुश थे कि चले हॉस्पिटल मुंतकिल हो गए और ये वो, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि उनके मामलात खुश उसलूबी से हल हों और वो स्टेट के साथ या दीगर जो भी उनके मामलात हैं वो अदारों से मसलन एक तरह से सुरखरू हो के आए, लेकिन हॉस्पिटल मुंतकिली किसी भी तौर पर उनके लिए सेहत अफजा नहीं थी, चूंकि उनकी सेहत को जो लाख खतरे हैं उनको एट देयर स्पॉट जेल के अंदर ही अगर एक अच्छा उनको जोन प्रोवाइड कर दिया जाए तो वो बेहतर हो सकते हैं। जी डॉक्टर जाज साहब, जी आपकी हम लोगों ने बात इस पे सुनी। सिर्फ 1-2 पॉइंट से आपने कहा, शुरू में भी दरमियान में 1-2 दफ़ा जिक्र भी किया
कि ये कोई इतना सीरियस आर्जा नहीं है, एंजाइटी होना या इस तरह की चीज़ होना। तो पहली बात ये है कि आई थिंक हमारा माशरे में इन चीज़ों को पहले ही बड़ा फुकदान है कि डिप्रेशन और एंजाइटी को नॉन सीरियस लिया जाता है या कहा जाता है कि नहीं ये तो कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से वो है। लेकिन ज़्यादातर पेशेंट्स जब उनका मेंटल ब्रेकेज हो रहा होता है या इवन वो हायर की तरफ जा रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसको ट्रीट किया जाए। उसको एक डेफिनेटली वहाँ पे भी हॉस्पिटल्स हैं लेकिन एक हायर ट्रीटमेंट की तरफ दिया जाए। जैसे कि आपने कहा है कि पॉलिटिकल लीडर हैं, 3 सालों से जेल में हैं, तो ज़रूरी हो गया था कि वो यहाँ पर आएँ। दूसरी तरफ ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके भी फैसले के ऊपर अगर नज़र आप दौड़ाएं, उस पर भी एक एनालिसिस करें कि उन्होंने फैसला किया था कि उनको जेल में के बजाय उनकी ट्रीटमेंट शिफा हॉस्पिटल में होगी। अब क्योंकि ये एक डिसीजन डॉक्टर्स की तरफ से आया है, दोबारा एक इंस्टीट्यूट की तरफ से नहीं आया, तो क्या पहले इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के साथ शेयर करना ज़रूरी नहीं था और फिर उनको कॉन्फिडेंस में लेके वापस जेल मुंतकिल किया जाता? ये तो 2 चीज़ें हैं जिसकी वजह से काफ़ी इन फैक्टर्स को हमें देखना पड़ेगा। देखिए, इस मामले में डॉक्टर्स, मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर्स को किसी किस्म की डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं आई और डॉक्टर्स के सामने, मेडिकल बोर्ड के सामने वो एक पेशेंट की हैसियत से आए हैं, वो एक मरीज की हैसियत से आए हैं। वो हाई प्रोफाइल हैं, एक सेलिब्रिटी हैं, एक स्टार रहे हैं पास्ट के और एक साबिक वज़ीर आज़म हैं। लेकिन डॉक्टर्स ने, मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि डॉक्टर्स के सामने एक शख्स का स्टेटस कोई भी हो, एक प्रोफेशनल डॉक्टर के सामने वो एक पेशेंट होता है और मेरा ये मानना भी है कि पेशेंट की हद तक ही हमें वो जाना चाहिए कि आप जितना लेवरेज दे सकते हैं या जो आप प्रोफेशनल एक वो एटीट्यूड अटायर कर सकते हैं बीइंग ए डॉक्टर, उसको ही अगर आप रोएकार लेंगे तो वो पेशेंट के हक में बेहतर होगा। सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन थी गो कि उसके हुकूमत ने उसको इंट्रा कोर्ट अपील भी फाइल करने की कोशिश की कि आप ये एक ऐसा दरवाजा खोल रहे हैं कि जिससे हर शख्स फिर आएगा और वो क्लेम करेगा कि मुझे फलां हॉस्पिटल भेज दें, मुझे फलां हॉस्पिटल भेज दें। ये एक लंबी बहस है गो के सुप्रीम कोर्ट मुअज़्ज़ज़ अदालत है, उसने जो फैसला किया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि चूंकि अभी तक खान साहब की बहनों का या उनके जाती मुआलिज का कोई भी ऐसा नैरेटिव नहीं आया मीडिया में कि जिसकी बुनियाद पर हम ये कह सकें कि आया इस पूरी रात में क्या वक़ूए हुए कि खान साहब को लाया गया और फिर वापस हॉस्पिटल, और ना ही हुकूमत की तरफ से इस तरह की कोई चीज सामने आई है। ये मेरी अपनी असेसमेंट है कि खान साहब को चूंकि खुदा न खास्ता कोई किसी बड़े आर्जे में वो मुब्तला नहीं थे, और ये अच्छी बात है। गो के एंजाइटी और ब्लड प्रेशर जैसे चीजें उनको थी, लेकिन खुदा न खास्ता एंजाइटी जानलेवा नहीं होती है। गो के उसके कॉन्सिक्वेंसेस मुख्तलिफ हो सकते हैं अगर आप उनको जिस तरह क्लेम किया जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट या उनको बिल्कुल तनहा, उनको अखबारों तक, किताबों तक या मीडिया तक या टेलीविजन तक उसके अंदर जो जेल के अंदर वो रसाई नहीं दी जाती है, तो ये चीजें यकीनन उनको एंजाइटी की तरफ ले जा सकती हैं। डॉक्टर्स की एडवाइस तो यही हो सकती है कि अगर आपने जेल में भी रखना है तो इनको ऐसा माहौल प्रोवाइड किया जाए कि वो एंजाइटी से भी नबर्द आजमा हो सकें और खुद को भी फिट फील करें। हॉस्पिटल में रखना कुछ हवालों से वो बिल्कुल भी महफूज नहीं होता है। बीइंग ए डॉक्टर मैं यही कहूंगा कि हॉस्पिटल में एक नॉर्मल इंसान जब रहता है तो वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया या दीगर इस तरह के कई हवाले हो सकते हैं। जी जी, बिल्कुल आपने ठीक फरमाया डॉक्टर एजाज साहब, थैंक यू। हमारी न्यूज़ का वक्त हुआ जा रहा है, बहुत शुक्रिया एक अच्छा हमारे साथ एनालिसिस शेयर करने के लिए। थे डॉक्टर एजाज जो कि हमें अक्सर अपनी आरा देते रहते हैं, और ये इस दफ़ा इमरान खान साहब का काफ़ी सीरियस मामला है, उनकी सेहत के हवाले से गर्दिश जो कर रही हैं न्यूज़, उन पे ली हमने उनका फीडबैक। अभी वक्त हुआ चाहता है हमारी न्यूज़ का, हमारी न्यूज़ टीम कर रही है आपका इंतज़ार। जल्दी से लेते हैं न्यूज़ ब्रेक और वापस आते हैं और अपने शो को कंटिन्यू करते हैं। सी आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद हैं एक और ज़बरदस्त सी गेस्ट जिनके साथ हम करने लगे हैं बातचीत एक ऐसे सोशल सब्जेक्ट के ऊपर जिसका आजकल बहुत ज़्यादा लोग बात भी कर रहे हैं, अवेयरनेस इस पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, रीजंस जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों इसका नंबर ज़्यादा होता जा रहा है, और वो है जी खुला और तलाक का मामला, जिसमें आपको पता है कि आई थिंक जब से दुनिया बनी है तब से ये प्रॉब्लम्स तो हैं ही, लेकिन बहुत ज़्यादा ये इन्हांस हो गए हैं। हम अपने मीडिया
का भी हाथ इसमें जरूर वो करेंगे। आप हमारे ड्रामे देख लें, हर ड्रामे के अंदर चीख मार के सिर्फ एक ही काम हो रहा होता है, या तलाक हो रही होती है, या उसमें किसी दूसरी खातून की एंट्री हो रही होती है जिसकी वजह से तलाक हो रही होती है। इवेंचुअली हर चीज का जो एंड होता है वो तलाक और खुला भी हो रहा होता है। डेफिनेटली इसमें मीडिया का भी बहुत ज्यादा हाथ है, लेकिन जो आपके सोशल एक आप कह सकते हैं कि फैक्टर्स हैं, जो पैरामीटर्स हैं, वो क्या है जिसकी वजह से ये बढ़ता जा रहा है, और स्पेशली आजकल के हालात में क्या चीजें हैं जिसकी वजह से इसका एक तनासुब जो है हम इसका बढ़ता हुआ देख रहे हैं। उसके लिए हमने बुलाया है एक्सपर्ट आयशा खालिद को। बड़ा एक जबरदस्त इनके साथ बातचीत हो रही थी अभी ऑफ एयर। ये एडवोकेट है, लेकिन साथ साथ जो एक बड़ा हमें मुझे एक इम्प्रेस करने वाली इनकी चीज लगी, क्योंकि बहुत सारे अभी तक एक लॉयर विसिनिटी से रही है बातचीत। आपके साथ हम लोगों ने गेस्ट शेयर किए थे जो हमारे सुप्रीम कोर्ट से भी आए थे, उनके साथ भी बहुत ज्यादा बातचीत होती रही। लेकिन एक पूरे उसके मुताबिक जो आयशा है वो ना सिर्फ क्रिमिनोलॉजी को देख रही है, लेकिन साथ साथ मर्डर ट्रायल्स और इस तरह के केसेस हैं जो खवातीन की साइड से, स्पेशली लॉयर साइड से बहुत कम देखने को मिलता है। तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है कि उनको हमने शो पे बुलाया है और उनके साथ इन टॉपिक के साथ साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम उनके अचीवमेंट्स पे बात करते हैं। सो वेलकम टू द शो आयशा, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? थैंक यू सो मच, आई एम गुड। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, शुक्रिया शो पर आने के लिए। सबसे पहले तो आयशा अपने बारे में बताइए कि आप ये लॉयर क्यों बनी? जैसे माँ बाप हमें भी कहते हैं, सबको कहते हैं भी डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ। लॉयर जो होते हैं ना वो कहते हैं कि जी बन गए तो बस, वो उनके साथ भी बड़ी चीजें अटैच कर देते हैं। लेकिन उसमें भी सबसे मुश्किल चीज आपने बीइंग अ लॉयर पिक की, तो कुछ अपने बारे में पहले ये तो बैकग्राउंड बताइए। अच्छा, थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल लॉयर का एक फीमेल्स के लिए बड़ा होता है कि फीमेल्स एक क्रिमिनल साइड पे क्यों गई हैं और लॉ की साइड पे क्यों आई हैं। इसमें सबसे पहले तो आपके पेरेंट्स का तो हाथ होता ही होता है, लेकिन साथ साथ आपकी सपोर्टिंग आपके पार्टनर का बहुत ज़्यादा रोल होता है। मेरे हस्बैंड का काफ़ी रोल है इसमें मुझे एज लॉयर बनाने में। उनका भी यूजुअली पेरेंट्स का होता है, इसमें आपके हस्बैंड का था। हाँ, मैं अपने हस्बैंड को क्रेडिट, क्योंकि उनका ज़्यादा रोल था। वो चाहते थे कि मैं लॉयर बनूं। मैंने आफ्टर शादी के बाद भी मैंने अपनी लॉ ग्रेजुएट की और साथ में अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की। तो सबसे पहले तो मैं अपने हस्बैंड का ही थैंक्स कहूँगी कि वो इस फील्ड में लेके आए। और हाँ जी, थैंक यू भाई। आपने माशाल्लाह एक फीमेल है उनमें टैलेंट को उजागर किया, और वो चीज़ें जिससे पेरेंट्स और मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा हस्बैंड मना करते हैं, उन्होंने इनकरेज किया। सो माशाल्लाह, गुड फॉर दैट। और उसके बाद क्रिमिनल की तरफ से आना, शुरू से मुझे एक था कि मैं क्रिमिनल साइड पे ही जाऊँगी। कुछ आपके सीनियर्स होते हैं जो आपको मेंटोर बन जाते हैं, जिसको देख देख के आपका होता है कि हम भी इसी टाइप के लॉयर, एक क्रिमिनल लॉयर बने। फीमेल्स में ज़्यादातर, वैसे बहुत सी फीमेल ज़्यादा देखा जाए तो फैमिली मैटर की तरफ जा रही होती हैं या फिर सिविल मैटर्स की तरफ जा रही होती हैं। लेकिन आई चूज़ द क्रिमिनल साइड। मैं सिर्फ क्रिमिनल नहीं कर रही हूँ, मैं एज वेल एज फैमिली भी कर रही हूँ, सिविल भी कर रही हूँ। हमारी एक लॉ फर्म है जिसमें लॉ फर्म में डिफरेंट मेरे पास नीचे स्टूडेंट्स कह लें या फिर नीचे हमारे एसोसिएट्स हैं जो कि काम कर रहे होते हैं। FBR के केसेस भी कर रहे हैं, फर्म रजिस्ट्रेशन भी है, इवन कि कोर्ट मार्शल के केसेस भी कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं। तो माशाल्लाह, कीप डूइंग द गुड वर्क, कीप शाइनिंग। और बहुत एक अच्छा लगता है जब हम डिफरेंट इस तरह के एस्पेक्ट्स देखते हैं जहाँ पे फीमेल्स के लिए सोचा नहीं जाता कि वो वहाँ पे काम भी कर सकती हैं, लेकिन ना सिर्फ काम कर रही होती हैं बल्कि अपने आप को ग्रूम भी कर रही हैं और आगे भी लेकर जा रही हैं। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि आज हमारा टॉपिक है। ये जो समाजी, कानूनी और ख़ानदानी तीनों जावियों से ये एक रिश्ता है जिसको रखना ज़रूरी है सही करके, वो उसमें खुला और तलाक का तनासुब क्यों बढ़ रहा है, क्यों टूट रहा है, आपको क्या लगता है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये जो टॉपिक आपने चूज़ किया ये बहुत इम्पोर्टेंट है फीमेल्स के लिए। और फीमेल्स को स्पेशली ये पता होना चाहिए कि हम अपना राइट कहाँ कहाँ अवेल कर सकती हैं। खुला ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने लड़ाई झगड़ा हुआ तो आप खुला में चले गए, नहीं। उसका मैं आपको बैकग्राउंड भी और सारे मैं आपको डिटेल भी बताती हूँ। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो सेपरेशन है वो कितने टाइप की हो सकती हैं। अगर हम तलाक को देखें, हस्बैंड जो अपनी वाइफ को तलाक देते हैं वो एक होगी सेपरेशन। सेकेंडली एक आती है विद कंसेंट, यानी हस्बैंड वाइफ में अगर आपस में नहीं रिलेशन बना तो वो आपस में विद कंसेंट वो कह देते हैं कि हमने रिलेशन नहीं रखना, वो विद कंसेंट सेपरेट हो जाते हैं बड़े इज्जत और बाबाकार तरीके के साथ।
थर्ड वन इज़ अ खुला। अब खुला को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि हम देखें कि खुला की ग्राउंड्स क्या क्या हो सकती हैं। हमारे अगर माशरे में देखा जाए तो खुला सिर्फ फीमेल्स उस वक्त लेती हैं जब वो देखती हैं कि हस्बैंड ने मारा है, पीटा है और लड़ाई झगड़े हुआ है, दैट्स इट, और हम खुला लेते हैं। अगर मैं बात करूं रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939 को, उसके अंदर पूरी एक ग्राउंड्स दी गई हैं खुला की। जैसे अगर हस्बैंड 4 ईयर्स से गुमशुदा है, मिसिंग है, उसको कोई पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ पर है, आया कि वो जिंदा भी है या उसकी डेथ हो गई है, तब फीमेल के पास राइट है कि वो खुला की तरफ जा सकती है। सेकेंडली, अगर एक हस्बैंड को सज़ा हो गई है 7 साल या उससे अबव, और अब उसकी लाइफ फीमेल की अब 7 साल वो अपने हस्बैंड का वेट करेगी, उसके बाद फिर हो सकता है उसके बाद भी उसके बने ना बने, उसकी क्या क्रिमिनल एक शख्स हो गया ना, उसमें भी उसके पास राइट होता है कि वो खुला में जाए। अगर हस्बैंड डे फर्स्ट उसे पता चल गया इम्पोर्टेंट है और स्टिल उसका वही कंटिन्यू है, तो वो तब भी उसके पास राइट है। जो हस्बैंड मेंटेनेंस नहीं दे रहे होते स्टिल शादी से लेकर 2 साल तक है, उसमें भी फीमेल जाती हैं। और मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द फिजिकल टॉर्चर और द मेंटली टॉर्चर। ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन है और बहुत मैं कह सकती हूँ कि इम्पोर्टेंट भी है, और इसके ऊपर तो नो कम्प्रोमाइज़ है। तो ऐसी चीज़ें जहाँ पर हमारी फीमेल्स को, बहुत सी फीमेल्स को नहीं पता कि हमने खुला कब क्या लेनी है, और कुछ हस्बैंड्स अपनी फीमेल्स को, अपनी वाइफ्स को ये फोर्स कर रहे होते हैं कि आप इमोरल एक्टिविटीज़ करें या फिर रिलीजियस के अगेंस्ट जाएं, या फिर ऐसी बात जो वाइफ को नापसंद आती है, उस ग्राउंड्स पे भी खुला ले सकते हैं। सबसे पहले तो हम इस डेफिनेशन को मैंने इसलिए ब्रॉडर साइड पे बताया है ताकि ऐसी फीमेल्स, बहुत सी फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनके हस्बैंड मिसिंग होते हैं या सज़ा याफ्ता होते हैं या फिर उनका पता ही नहीं होता, तो वो बेचारी उनके इंतज़ार में अपनी सारी ज़िंदगी ज़ाया कर देती हैं। तो उनके पास रेमेडी है, उनके पास हक है कि वो अपनी लाइफ को गुजार सकती हैं और वो दूसरी शादी भी कर सकती हैं। अच्छा, इसमें 4 इयर्स होना जरूरी होता है कि आप 4 साल इंतजार करें किसी मिसिंग पर्सन का? जी बिल्कुल। अच्छा, और उसके बाद फिर आप इस चीज के ऊपर आप ले सकती हैं, कर सकती हैं, क्योंकि एटलीस्ट आपको पता चल जाए ना कि वाकई 4 साल हो गए हैं, जो हमारा एक्ट कहता है ना उसमें 4 ईयर है। हाँ, तो उससे ऊपर भी अगर वो करते, मतलब मिनिमम 4 ईयर है, उसके बाद फिर आप देख लें आपको 7 साल हो गए हैं, 10 साल हो गया, तो आपके पास राइट है कि अब तो बिल्कुल ही नहीं पता चला मेरे हस्बैंड का, अब मैं क्या करूं, क्या मैं अपनी लाइफ सारी की सारी वो लड़की ऐसे ही गुजार देगी, कैसे पता चलेगा उसे? तो ये एक उसके पास राइट है। मैंने तो खैर मेरी उस पर नॉलेज आपके इस पर नहीं है, लेकिन इस्लामिकली भी मैंने ये किया था कि 1 ईयर अगर इवन आपका इफ़ यू आर अवे फ्रॉम द हस्बैंड और आपको पता नहीं है, तो तजदीद निकाह भी इस्लाम की इवन चीज़ों में आ जाता है कि आपको करना पड़ जाता है 1 साल 2 साल, स्पेशली अगर आप कांटेक्ट में नहीं है और आपके बीइंग हस्बैंड एंड वाइफ कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई वो नहीं है, तो इस्लाम में तो इससे भी ज़्यादा सख्ती है। लॉ तो शायद फिर थोड़ा सा 4 साल या कुछ वो दे देता है, आई थिंक 1-2 सालों का इसके ऊपर भी है एग्जैक्टली। जो अगर हस्बैंड वाइफ में अगर रिलेशन नहीं है तो वो भी एक फैक्टर बनता है। ऐसा ही तो है, आप कर सकती हैं। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं, बहुत अपने एक अच्छे उसके रीजंस डिस्कस भी किए कि असल में आप क्यों इसके ऊपर ले सकते हैं और स्पेशली फीमेल्स के लिए क्या वो है। अब हम आते हैं रीजंस की तरफ, तो आपको क्या लगे? एक तो ये कि पर्सनल वो है, लेकिन जो एक दूसरे में अदम बर्दाश्त जो बहुत ज़्यादा हो गई है, और इसके अलावा लोग कहते हैं जी सोशल मीडिया, फ़ोन, मोबाइल, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा असरअंदाज करती हैं। फिर सास ससुर की जो मुदाखलत है, जो आपकी फैमिली इन लॉज हैं या सब हैं, उनकी वजह से बहुत ज्यादा है। और कहते हैं जी खवातीन जज्बाती भी बहुत होती हैं, तो उसकी वजह से भी वो अक्सर होती हैं। तो आपको क्या लगता है इन रीजंस में से कौन से पर्टिकुलर रीजंस हैं जो आप देख रही होती हैं जब आपके पास केसेस आते हैं? अच्छा, इसमें डिफरेंट, आजकल आपको पता है कि फ़ीमेल्स जो वेल अवेयर हो गई हैं। अगर हम सोशल मीडिया ने फ़ीमेल्स को इतना वेल अवेयर कर दिया, उनको लीगल फोरम्स का पता होता है, उन्हें लीगल रेमेडीज़ का पता होता है कि हमने किस साइड पे जाना है, हमने अपने कानून, अगर मेरे हस्बैंड ने मुझे फिज़िकल वायलेंस किया है या फिर मेरा हक नहीं दिया, तो मैंने क्या करना है। तो ये एक सोशल मीडिया इज़ अ मेन फैक्टर कि हमें वेल अवेयर कर दिया है। पहली माएँ अगर हम देखें या पहली जो वाइफ्स थी, उनको ये चीज़ें नहीं पता होती थी। ऐसे ही वो एक सोशल, अपने घर में रहना, बाहर जाना नहीं, और पेरेंट्स का एक पीछे से माओ ने या पेरेंट्स ने, वालिदैन ने ये कह देना कि तुम यहाँ से आज तुम गई हो तो तुम्हारा जनाजा ही उठना चाहिए। ये एक फैक्टर पहले अगर प्रीवियस में होता था, लेकिन अब हमारी जो फीमेल्स की मदर्स भी हैं,
या फिर फैमिलीज़ को देखो, वो उनका बहुत साथ दे रहे होते हैं। जहाँ पर जुल्म हो रहा होता है या फिर फिज़िकल वायलेंस हो रहा होता है, वहाँ पर वो उनका साथ देते हैं। और सेकेंडली जो इसकी अदम बर्दाश्त, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्यों अदम बर्दाश्त है, रीज़न इज़, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा आ गया है। हस्बैंड और वाइफ एक रूम में बैठे होंगे और वो मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ उनका कनेक्शन नहीं होता, इमोशनली कनेक्शन नहीं होता। फिर क्या होता है कि वो एक दूसरे के साथ जब कनेक्ट नहीं होते, उनमें अदम बर्दाश्त की आ जाती है। या फिर सम टाइम फाइनेंशियल इशू बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आजकल महंगाई डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है, जिसमें फाइनेंशियल इशू हो सकता है कि हस्बैंड की इतनी फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है, जिसकी वजह से वो अपनी वाइफ की या बच्चों की पूरी नहीं कर रहे ज़रूरत। वो भी एक फैक्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फाइनेंशियल इशू आजकल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा एंजाइटी में चले जाते हैं और फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। एट द एंड फीमेल कहती है कि भाई हमें तो वो जो हमारा शहज़ादा ख्वाबों वाला था ना, हमें वो चाहिए, ये तो नहीं है। तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं। पहले हम एक्सपेक्टेशन कर रहे होते हैं, लेकिन वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही होती। फिर बच्चों के एक्सपेंस मीट नहीं हो रहे होते, ऊपर से ससुराल जो उनसे वो ताने दे रहा होता है, तो ये फैक्टर कर जाता है। एंड सेकेंडली, अगर हम ट्रस्ट की बात करें और रिस्पेक्ट की बात करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हस्बैंड और वाइफ का एक ये कहते हैं ना कि एक व्हील, ये एक पहियों की तरह वो चल रहे होते हैं। अगर हस्बैंड रिस्पेक्ट नहीं करेगा वाइफ की, या वाइफ रिस्पेक्ट, अगर दोनों तरफ से रिस्पेक्ट नहीं होगी, तो एट द एंड क्या होगा, कॉन्फिडेंस भी बिल्डिंग होगा, कम्युनिकेशन गैप भी ज़्यादा हो जाएगा, तो एट द एंड जो आपकी डाइवोर्स ही होगी। तो ये रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट। ससुराल की अगर हम बात करें, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ससुराल आजकल हम देखा जाए तो वो एज अ जज बन जाते हैं। मैं ये कहूँगी कि हम इन लॉज को जज नहीं बनना चाहिए, बल्कि एज अ मीडिएटर का काम करना चाहिए। जहाँ पर कहीं पर भी प्रॉब्लम्स आते हैं, वहाँ पर हस्बैंड वाइफ को साथ बैठाएं और उनको रिकॉन्सिलेशन करें, काउंसलिंग करें। और अगर उनका मसला सिर्फ बात से हल हो रहा होता है, तो फिर लीगल फोरम पे तो जाना बनता ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल इस तरह से ही है। और ये बताइए कि क्या हर इख्तिलाफ का हल तलाक या खुला है, या जैसा कि आपने कहा काउंसलिंग तो हो ही जाती है, लेकिन इसके साथ साथ ये जो जितना भी प्रोसीजर है, केसेस हैं, ये सब है, जब ये आते हैं तो डेफिनेटली आप लोग भी तो काउंसलिंग का पार्ट करते होंगे, बीइंग अ लॉयर, उनको समझाने की कोशिश करते होंगे। एक स्टेप तो आप लोगों की तरफ से भी होता होगा। अच्छा, जब एक फीमेल आ जाती है, क्योंकि खुला के लिए फ़ीमेल ही आएगी, मेल तो नहीं आता। जब फीमेल आती है, हम उसकी सारी पहले बैकग्राउंड पूछते हैं कि किस वजह से तलाक ले रहे हैं, क्या वजह है। अगर तो बहुत ही माइनर फैक्टर हों, तो फिर हम कोशिश करते हैं कि उन्हें समझाई जाए। लेकिन अगर जहाँ पर बात आ जाए फिज़िकल वायलेंस की या अब्यूसिव लाइफ की, वहाँ पर मेरे ख्याल से अगर फीमेल को ज़बरदस्ती को ये कह देना कि तुम जाके उसके साथ लाइफ गुजारो, तो ये आपकी अपनी लाइफ थ्रेट है। तो एक तो चले खुला अप्लाई कर दिया, उसके बाद क्या होगा, समन जारी हो जाएंगे, नोटिस हो जाएंगे, और नोटिस होने के हस्बैंड को नोटिस होंगे, हस्बैंड आएगा, हस्बैंड हो सकता है रिकॉन्सिलेशन फाइल कर दे। फिर अगर हम आजकल अदालतों में देख लें, फैमिली कोर्ट में एक मेडिएटर का रोल बहुत ज़्यादा दिया है। जजेस बैठे होते हैं, वो हस्बैंड और वाइफ को दोनों को अपॉर्चुनिटी देते हैं, रिकॉन्सिलेट करते हैं कि आपस में अगर कोई इख्तलाफ है, आपस में बैठ के ये इख्तलाफ हल करें। अगर वो उनके खिलाफ हल हो जाएं, तो फिर वहीं से ही मसला हल हो जाता है। अगर फीमेल के कि नहीं ये ही दोबारा रहेगा, या लड़के ने पहले बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया होता है, समटाइम जो फीमेल का खुलों का रीज़न मेन ज़्यादा आता है कि लड़का बहुत ज़्यादा मारता है, जो हस्बैंड है उसने बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया होता है, या फिर उसने दूसरों के सामने बहुत ज़्यादा उसे गाली गलौज किया, तो वो लड़की की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती। तो समटाइम रिकॉन्सिलेशन सक्सेसफुल हो जाती है, लेकिन समटाइम नहीं भी होती है। फिर अदालत क्या करती है, उसे डिग्री पास कर देती है, वही डिग्री लेके जाके वो यूनियन काउंसिल में जमा करवाते हैं। 90 डेज़ के अंदर फिर आपको जो सर्टिफिकेट है तलाक का, वो आपको मिल जाता है, और आप फिर लड़की लीगली कहीं पर भी शादी कर सकती है, यानी वो फ्री पहले हस्बैंड से वो बिल्कुल आज़ाद हो जाती है। ठीक है, ठीक है। तो ये उसका टाइम प्रोसीजर है जो यहाँ पर होता है। और ये तो कुछ हमारे वो है, लेकिन साथ साथ खैर समाजी मामलात पे हम भी बात कर सकते हैं, जैसे कि डिफरेंट सब्जेक्ट पे वो करते हैं। तो
कुछ पॉइंट्स में ये भी है कि मियाँ बीवी के दरमियान ना बातचीत और एक दूसरे को समझने का अमल कम होता जा रहा है, और स्पेशली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शौहर को अपनी बीवी के साथ और बीवी को अपने शौहर के साथ इन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि रिश्ते मजबूत हों। तो ये आप जैसे कि सुन सकते हैं, आयशा भी आपको बता रही हैं हमारे साथ जो एडवोकेट मौजूद हैं, इसके अलावा भी डिफरेंट रीजंस हैं, और जो खुद भी अगर एज अ सोशल पर्सन, सोशल एक्टिविस्ट में अगर चीज़ें देखूं तो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का वो है, और ये सिर्फ मियाँ बीवी का नहीं है, ये आपके माँ बाप के साथ है, माँ बाप का बच्चों के साथ है, और वो इशू यही है कि आपका कम्युनिकेशन गैप है, आप बात नहीं करते, आप अपने जो आपके मसाइल हैं उनको एक अच्छी तरीके से, अच्छी टोन में आप एक दूसरे के साथ बैठ के डिस्कस नहीं करते। जिस जगह भी इवन आपका बॉस अगर है और आप उनके सबऑर्डिनेट हैं, अगर आप उनके साथ बातचीत छोड़ देंगे, अगर आप उनको अपने मसाइल बताना छोड़ देंगे, तो बॉस को इल्हाम नहीं होता कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या मसला हो रहा है। तो लेकिन उनके दिल में ये आता है कि जी ऑटोमेटिकली सबको समझ आ जाए, एक दूसरे को। ऐसे नहीं होता। ईगोस को पीछे रख के हमें हर रिश्ते को अपना बेहतर करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, एक दूसरे को बात करनी पड़ेगी। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो सिर्फ ना बात करने की वजह से ना वो एक खुला में वो पुर करने के बजाय वो चढ़ता रहता है, चढ़ती रहती है, इशूज बनते रहते हैं, एक राई का पहाड़ से लेके एक पक्का पहाड़ बन जाता है। तो इसलिए अपने दरमियान में कम्युनिकेशन कीजिए। मुझे लगता है अगेन लोग कहते हैं कि फीमेल के ऊपर फोकस ना करें, लेकिन डेफिनेटली फीमेल होती है इमोशनल, इसमें कोई वो दो राहें नहीं है। हमारी इमोशंस भी हमारी स्ट्रेंथ हैं, इसमें इसको हमें बुरा समझने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस इमोशनल जब आपके बहुत ज्यादा रियलिटी या फैक्ट्स के ऊपर हावी हो रहे होते हैं तो जरूर बैठ के अपना फैक्ट चेक किया करें कि क्या इशू है। अगर आपके अंदर इशू है या उनके अंदर इशू है तो बातचीत से समझाया जा सकता है। अपने बड़ों को शामिल कीजिए। बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि डेफिनेटली हम अपने बहन भाइयों में अगर उनको बर्दाश्त कर रहे होते हैं तो जब वो शौहर में आती हैं तो हमें ट्रिपल टाइम ज्यादा जहर लग रही होती हैं, क्योंकि उसके साथ खून का रिश्ता नहीं होता, उसके साथ आपका ये रिश्ता नहीं होता कि आपने जबरदस्ती बर्दाश्त करना ही करना है। तो इसलिए थोड़ा सा ज्यादा ये कीजिए। हस्बैंड्स के ऊपर भी है कि प्लीज आप भी दिल को खोलिए। आप ये टीवी के ऊपर देख के ये मॉडल, ये ऐसी जिंदगी, ऐसी परफेक्ट लाइफ, ये वो, आप बीवी को भी वही समझ रहे होते हैं। आप खुद भी नहीं है वो और बीवी भी नहीं है वो। ये बात याद रखिए। ये जो सोशल मीडिया या इन चीजों की चकाचौंध है ना, इसको एक साइड पे रखिए। इवेंचुअली वो इंसान जिसको आप देख के कंपैरिजन कर रहे होते हैं, अगर वो भी आपकी जिंदगी का हिस्सा बनेगा तो वो भी वाइफ ही की तरह का होगा, वो भी एक हस्बैंड की तरह का ही होगा, वो कोई अलग नहीं होगा। तो इन चीजों का ख्याल रखिए। जो हमारे पैरामीटर्स बन गए हैं गलत गलत से, इनको जरा बेहतर कीजिए। तो आयशा, जाने से पहले कोई अच्छा सा कोई मैसेज देना चाहें, खासतौर पर जो हमारे इशूज हैं, इन इशूज के ऊपर कि किस तरह से इसको कम किया जा सकता है और किस तरह से ना इन चीजों को बेहतर किया जा सकता है। अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगी कि एक तो जब आप सेपरेट होते हैं, ये सेपरेशन या तलाक सिर्फ दो हस्बैंड वाइफ के दरमियान नहीं होती है, ये आपके दो ख़ानदानों में और आपके बच्चों में होती है। समटाइम जो सेपरेशन होती है, आपके बच्चे अगर 2 हैं या 3 हैं तो वो सेपरेट हो जाते हैं। कुछ पेरेंट्स माँ के पास रहते हैं, कुछ फादर के पास रहते हैं। और मैंने अदालतों में बच्चों को रोते हुए देखा है। बच्चों को जब वो मीटिंग्स के लिए आते हैं तो मैंने लिटरली बच्चों को देखा है कि माँ बाप से लिपट के रो रहे होते हैं। वो कहते हैं हमने इधर नहीं जाना, हमें इकट्ठा रहना है। तो वो एक इमोशनल हमारे लिए भी होता है कि पेरेंट्स को थोड़ा सा तलाक लेने से पहले सोचना चाहिए। अगर जहाँ पर काम रिकॉन्सिलेशन से बन सके, काउंसलिंग से हो सके, तो हमारे जो बड़े हैं, बड़ों को किरदार अदा करना चाहिए। बच्चों को रिकॉन्सलेट किया जाए, उनको काउंसलिंग की जाए और उनको समझाया जाए कि ये रिलेशन इस तरह ख़त्म नहीं होता, बल्कि आप अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से गुजारें। और वहाँ पर अगर हमारे बड़े ये कह देंगे कि नहीं नहीं बस ठीक है, तलाक दे दो, कोई और मिल जाएगी, या तुम दे दो, कोई और लड़का मिल जाएगा, तो ये सही बात नहीं होती, बल्कि इनको आपस में समझाना चाहिए। सेकेंडली, रिश्ता बचाना ज़रूरी है, लेकिन वहाँ पर ज़रूरी है जहाँ पर आपको लगे कि कोई आपकी सिर्फ ईगो और कम्युनिकेशन गैप है, इसकी वजह से आपका सिर्फ रिश्ता टूट रहा है। वहाँ पर आप अपनी ईगो को ख़त्म करें और कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करके आप रिश्ता बचा सकते हैं। लेकिन जहाँ पर एक्सट्रीम वायलेंस का आ जाए, जहाँ पर आपकी हार्म आ जाए, जहाँ पर आपको लगे कि नेक्स्ट टाइम भी ये जो मर्द है मुझे अगेन टॉर्चर कर सकता है, तो फिर वहाँ पर मेरे ख्याल से रिश्ता बचाने से बेहतर है कि आप अपनी लाइफ बचाएं। तो मैं बोथ हस्बैंड और वाइफ दोनों को कहूँगी कि भाई सिर्फ अपना मत सोचें,
अपने आने वाली नस्लों को भी सोचें, एक बेहतर फ्यूचर दें, लड़ाई झगड़े के बगैर फ्यूचर दें, और कम से कम लीगल फोरम पे आएँ, ताकि जो रिश्ते लीगल फोरम पे का सम टाइम आप लोग सॉल्व करते हैं, आप घर में भी बैठ के सॉल्व कर सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। डेफिनेटली जहाँ पे वायलेंस इन्वॉल्व है, जहाँ पे आपकी मैनिपुलेशन इस हद तक इन्वॉल्व है कि आप भी एक परेशानी के उसमें जा रहे हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया आयशा आपका, काफ़ी अच्छा आपने इस पे रोशनी डाली, इस टॉपिक के ऊपर हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू हमारे शो पे आने के लिए। यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से लेते हैं ब्रेक, वापस आते हैं और अपने शो को कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम लोगों ने ली थी छोटी सी ब्रेक, हमने बड़ा ज़बरदस्त सा टॉपिक किया आयशा के साथ डिस्कस, बड़ा ही एक उन्होंने लाइट डाली और बड़ी गहराई में ना सिर्फ उसके सॉल्यूशंस पे भी बात करी थी, लेकिन अगर इस तरह का केस हो जाता है तो बीइंग अ फीमेल क्या क्या आपको देखना चाहिए, इन पॉइंट्स पर हमने डिस्कस किया। अभी हमारे साथ मौजूद हैं तला इकराम, जो कि रिपोर्टर हैं रोज़ न्यूज़ के। उनसे हम बात करेंगे पाकिस्तान में कितने अफगान बाशिंदे मौजूद हैं, कितने जा चुके हैं, और वज़ीर दाखिला का क्या अहम डेटा इस पर सामने आया है। जी अस्सलाम वालेकुम तलहा। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास इस टॉपिक पे? जी एग्जैक्टली जी, अफगान तालिबान रिजीम को पाकिस्तान में आए ऑलमोस्ट पाकिस्तान में कह रहा हूँ, अफगानिस्तान में आए बरसर इक़्तिदार 5 साल हो चुके हैं। 2021 15 अगस्त को उन्होंने हुकूमत संभाली थी, और उसके बाद जो अफगानिस्तान में मुकीम पाकिस्तानी थे, जब अफगानिस्तान में हालात कशीदा हुए थे, हम माजी में जाएं तो जब रशिया यहाँ पर आया था, उसने अटैक किया, फिर उसके बाद यूएस ने आकर यहाँ पर अटैक किया, तो उन इन्वेजन्स के बाद जो अफगानी थे वो पाकिस्तान में आए थे। पाकिस्तान ने खुले दिल के साथ उनको वेलकम किया था, उनकी मेज़बानी की थी, सदियों तक पाकिस्तान उनकी मेज़बानी की थी और अभी भी कर रहा है। तो उसके बाद फिर हमने पिछले सालों में देखा कि अफगानी अपने मुल्क वापस जाना शुरू हुए, लेकिन उसके बाद फिर पाकिस्तान में कितने इस वक्त अफगानी मौजूद हैं, ये एक मुस्तलद डाटा हमें मिला, जो कि वजारत दाखिला की जानिब से एक सहाफ़ी को जो जिनका ताल्लुक कराची से है, उनको ये फराहम किया गया। राइट ऑफ इंफॉर्मेशन का जो एक असूल है, उसके तहत ये फराहम किया गया। तो इस वक्त पाकिस्तान में जो अफगानी मुहाजिरीन हैं, उनकी तादाद 18,94,376 पाई जाती है। ये टोटल अफगानी मुहाजिरीन जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, इसके साथ प्रूफ ऑफ रेजिडेंस कार्ड जिन अफगानियों के पास है जो कि पाकिस्तान में है, उनकी तादाद 7,69,100 से 3 से 4 दिनों में फराहम किया गया। इसके साथ जिनके पास अफगान सिटीजन कार्ड है जो कि पाकिस्तान में मौजूद है, उनकी तादाद 7,30,391 बताई गई है। और इसके साथ जिनका वीज़ा मुकम्मल हो चुका था, एक्सटेंड हो चुका था और उनकी डॉक्यूमेंटेशन बाकी थी पाकिस्तान में, और उनकी जो तादाद है वो 2,94,792 बताई गई है। ये वो अफगानी हैं जो कि वीज़ा लेकर आए थे, उनका वीज़ा आगे एक्सटेंड कर दिया गया, लेकिन पाकिस्तान में उनकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुई थी, तो उनकी तादाद 2,94,792 है। और इसके साथ जो गैर रजिस्टर्ड अफगानी बाशिंदे हैं पाकिस्तान में, उनकी तादाद 1 लाख के करीब है। और पहले मरहले में जो इनखिला हुआ था, हमने देखा था पाकिस्तान की जानिब से ये हुक्मनामा जारी किया गया था, अफगानी जो है वो यहाँ से अपना इनखिला करें, अपने मुल्क वापस जाएं। तो उस पहले मरहले में 8,79,216 अफगानियों का इनखिला जो है वो हुआ था। मजमूई तौर पर आज तक जिनको वापस भेजा गया है, उनकी जो तादाद है वो 25,07,362। ये वो हैं जो कि खुद वापस गए या जिनको भेजा गया, उनकी कुल तादाद है 25,07,362। और इसके साथ जो मेडिकल, कारोबार या एजुकेशन के लिहाज से जो वीज़े लेकर आए हुए थे पाकिस्तान में, उनकी तादाद है 77,000 से जायद। इस डाटा में जो कि वजारत दाखिला की जानिब से दिया गया, उसमें बताई गई है। और इसके साथ जो कि वीज़े लेकर आए थे पाकिस्तान में वापस गए, लेकिन उसके बाद फिर वो वहाँ से वीज़ा लेकर पाकिस्तान में इनखिला के वक्त वापस चले गए थे, लेकिन वहाँ से वीज़ा इशू हुआ, फिर वो पाकिस्तान में आए, तो उनकी तादाद 3,700 प्लस जो है वो इस डाटा में बताई गई। तो ये डाटा जो है ये वजारत दाखिला की जानिब से राइट टू इंफॉर्मेशन के असूल के तहत जो है वो दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपको क्या लगता है कि अगला लाए अमल इस पे क्या होगा? क्या इस प्रोसीजर को
तेज किया जाएगा, या अभी तक जितने अफगान बाशिंदे हैं उनको दोबारा, क्योंकि उनका पासपोर्ट वगैरह सब कुछ उनका वीज़ा वगैरह दिया जाता है, तो क्या वो रिन्यूअल होंगे यहाँ पे जो शुरू से रहते हैं, या उनके लिए कोई इश्यूज तो नहीं क्रिएट करेंगे? क्या नज़र आता है आपको फ्यूचर में? देखिए, फ्यूचर में तो जो पॉलिसीज जिस सम जाएंगी दोनों ममालिक की, उसकी बिना पर यह फैसला किया जाएगा, देखा जाएगा। कि हमने देखा था रिसेंट पास्ट में हमारा जो हमसाया मुल्क है उसकी कुर्बतें हमारे दुश्मन मुल्क से ज्यादा बढ़ना शुरू हो गई थी, और उनकी जानिब से पाकिस्तान को काफी तंग भी किया गया। पाकिस्तान ने मुतादिद बार उनको ये बावर कराया था कि आपकी जमीन हमारे अगेंस्ट में यूज हो रही है, इसको आप रोकें, लेकिन वहां से ऐसे इक़दाम नहीं उठाए गए। उसके बाद फिर इस तरह के जो इक़दाम है इनखिला के, वो पाकिस्तान की जानिब से लिए गए थे। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल अभी भी अगर मैं आपके सामने जिस तरह मैंने डाटा रखा, तो अभी भी अफगान मुहाजिरीन यहाँ पर मौजूद हैं जिनकी तादाद 18,94,000 से प्लस है। तो पाकिस्तान अभी भी खुले दिल के साथ उनकी मेजबानी कर रहा है। अगर आइंदा भी वहां से कोई वीजा लेकर पाकिस्तान आता है, तो पाकिस्तान ने दुनिया में ये साबित किया कि पाकिस्तान एक मेहमान नवाज कौम है और सदियों तक हम इनकी मेहमान नवाजी करते रहे हैं। तो अगर आइंदा भी वहां से आते हैं और ताल्लुकात अगर अच्छे होते हैं, तो पाकिस्तान पहले भी मेजबानी करता रहा है, पाकिस्तान आइंदा भी मेजबानी के लिए हमेशा तैयार होगा। लेकिन शर्त यह है कि वो जो हमारा एहसान नहीं कहूँगा, लेकिन हमने उनके साथ जो अच्छा रवैया इख्तियार रखा उसको थोड़ा बहुत वो सराहें भी। ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल तलहा, हमारी दुआ है कि ये चीज़ें बेहतर हों, बल्कि बेहतरीन की तरफ हों। बहुत शुक्रिया हमेशा की तरह हमारे साथ फैक्ट्स एंड फिगर शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। जी, तो तलहा ने किया हमारे साथ शेयर। अभी हमारे साथ मौजूद हैं मैडम ताहिरा नेमत जो है, वो जो हैं समाजी रहनुमा। उनके साथ आज हम डिस्कस करेंगे कि नए सूबों की जो बहस है वो काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर चल रही है। सबसे पहले तो हम आपकी तारीफ करेंगे आपकी शॉल की, बड़ी आपने इसको कॉम्बिनेशन के साथ एक अच्छा वो किया हुआ है। वैसे भी हम शो पे आते हैं तो हम इन चीज़ों को ज़रूर नोटिस करते हैं। दूसरी तरफ चलते हैं, ये नए सूबों की जो बहस है ना जी, ये क्या बहस चल रही है, आपको क्या लगता है? जैसे कि सबको ही पता है, सारे ही सोशल मीडिया से लोग अटैच्ड हैं, तो सूबों की जो है वो डिवीजन होने जा रही है। और पाकिस्तान के अंदर ये जो है वो फर्स्ट टाइम है, क्योंकि हमारे आइन के अंदर जो है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है, उसके अंदर जो बेसिक है उसके अंदर तो इसकी गुंजाइश नहीं है कि हम सूबों की तकसीम करें। लेकिन अभी क्योंकि करंट जो सिचुएशन जा रही है उसमें जैसे जैसे चेंजिंग्स आती गई, 1973 के आइन में चेंज आया। अब अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो उसमें 12 आर्टिकल्स हैं जो कि चेंज होंगे अगर सूबों की जो है वो चेंजिंग आती है, सूबों की डिवीजन आती है। पहली तो बात है कि हमारे पास अक्सर ये है बात सोचने की कि क्या ये डिवीजन जो सी है वो डिमांड किसकी है, क्या वो हमारी जो काबीना है उसकी डिमांड है, हमारी गवर्नमेंट की डिमांड है, या कि हमारी अवाम की डिमांड है। अवाम की डिमांड तो अगर देखा जाए तो वहाँ पे है कि अवाम को बेसिक सहूलतें मिलनी चाहिए, जिसमें एजुकेशन है, फिर आपकी जो हेल्थ की है फैसिलिटीज़ हैं वो है, इसके अलावा आपकी जो रोड्स हैं उनकी फैसिलिटीज़ होना, कि अगर किसी कोई गांव के अंदर रोड्स नहीं हैं तो वो किस तरह से आप शहरों में हॉस्पिटल्स में आ सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। फिर साफ़ पानी का होना, फिर जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपकी फैसिलिटीज़, जैसे शहरों के अंदर आपके नेट चल रहा है, बाकी सहूलतें हैं, बट दूर दराज के जो गांव है, रूरल एरियाज है, वहाँ पे ये सहूलतें नहीं है, वहाँ पे साफ़ पानी नहीं है मौजूद। तो इसी तरह से एजुकेशन जो है वो सबके लिए होनी चाहिए, तो वो भी नहीं, उसका भी फुकदान है। तो हम एवरी टाइम हम ये कहते रहते हैं हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो वो रिसोर्सेज क्यों नहीं है? कितना हमारे ऊपर जो है वो कर्जा आ चुका है अभी तक, ऐसे वो कहाँ जाते हैं पैसे, इसका कोई किसी किस्म का एहतसाब नहीं है। ऐसा ही है। अगर हम 2023 के उसके सेंसस को देखें तो सेंसस के मुताबिक हमारी आबादी जो 24 करोड़ से प्लस है, और सिर्फ जो हमारा सूबा पंजाब है उसके अंदर 53% है हमारा।
अब अगर गवर्नमेंट को लग रहा है कि हमें बेहतर बनाने के लिए कि हमारी जो सहूलियात है या हमारी जो चीज़ें हैं वो आवाम तक पहुँचे, तो उसके लिए जो है वो सूबों को डिवीजन करना ज़रूरी है और सूबे बनाने की ज़रूरत है। तो मैं ये समझती हूँ कि हमें इस चीज़ को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि डिमांड क्या है। अगर सूबा पंजाब इतना बड़ा सूबा है, वहाँ पर जो है हमारे पास आ रही है, ज़रूरत महसूस हो रही है कि आम लोगों तक जो हो सारी फैसिलिटीज़ नहीं पहुँच रही या दूर इलाकों में नहीं पहुँच रही, रूरल एरियाज़ के अंदर नहीं पहुँच रही, तो ठीक है, उसको डिवाइड करें। नए सूबे बनाना कोई मतलब मायूब बात नहीं है, लेकिन क्या हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि नई काबीना जो उनसी वो हम हर एक जगह पे जो है वो खड़ी कर सकें, और इतने हमारे पास जो है इकोनॉमिकली हम स्ट्रॉन्ग हैं कि हम उस चीज़ को वो सारे इतने ज़्यादा एक्सपेंस जो है उनको हम कैटर कर सकें, उनको हम जो है वो देख सकें, क्या हमारी जो लाइबिलिटीज़ क्या हैं उनको देख सकें। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सोचने की बात है। फिर ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो हमारा सूबा सिंध जो है वो कितना बड़ा है, उसका रकबा कितना है, लेकिन आबादी उसमें 1 करोड़ है, 1 करोड़ समथिंग है। तो ये मैं कहती हूँ कि सूबों की तकसीम जो है वो उनकी ज़रूरत के मुताबिक करनी चाहिए, अगर इफ़ इट इज़ नीडेड। अच्छा, आपको क्या लगता है तायरा कि क्या रीजंस हो सकते हैं बहुत ज़्यादा जिनकी वजह से इतना ये गर्दिश में आ रहा है कि सूबे होने चाहिए, बनने चाहिए, और जबकि अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखें तो सारे पूरे पाकिस्तान को सिवाय पंजाब की यही शिकायत है कि जी पंजाब जो है वो सबसे ज़्यादा प्रिविलेज सूबा है। तो अगर पंजाब की आप प्रिविलेज के और प्रिविलेज सूबे बना देंगे तो इसका मतलब कि उनकी तो शिकायतें और बढ़ जाएंगी, क्योंकि वो कहते हैं कि रिसोर्सेज एक ही जगह पे फिर जाके डिवाइड हो जाएंगे। तो ये क्या रीज़न है कि जिसकी वजह से ये सूबों की एक गुफ्तगू चल पड़ी है और एक टॉपिक में ये आ चुके हैं? अब देखिए, अगर हम क्रिटिकली इसको देखें ना, तो मुझे लगता है कि अब हम वो जो हम पीडीएम खेल खेल के ना थक गए। अब जो हमारा टेन्योर है वो पूरा होने जा रहा है, 5 साल पूरे होने जा रहे हैं। तो उससे पहले हमें कोई मार्केट में नई चीज़ लेके आनी थी जिससे हम आवाम का जो ध्यान है वो बटा सकें, क्रिटिकली अगर हम देखें तो। और अगर हम उसको फैक्ट के ऊपर देखें तो ठीक है, मैं मानती हूँ कि हमारे जो रकबे हैं वो ज़्यादा हैं, बड़ी है, जो जिन एरियाज़ के अंदर ज़रूरत है वहाँ पे ये चीज़ें करें। सुबह की बहस एक तो इस तरफ, दूसरी चीज़ ये कि हमारा अगर देखें तो जो 5 इयर्स हैं हमारी गवर्नमेंट के, मैं ये समझती हूँ कि उसको रिड्यूस करना चाहिए। क्योंकि जब ये 5 साल पहले जो लोग मतलब जब इलेक्शन हो रहे होते तो हम लोग कुछ और होते हैं, ऐसे ही है, हम सियासी लोग कुछ और होते हैं। उस वक्त हम बड़े बड़े नारे लगाते हैं, हम एम्बिशियस नज़र आ रहे होते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन वक्त के साथ साथ क्या होता है, हम ठंडे होते जाते हैं, हमारी डायरेक्शंस चेंज होती रहती हैं। और जो एक हमने अलिफ से स्टार्ट किया हुआ होता है ना अपना सफ़र, वो हम 5 साल पूरे होने तक भूल चुके होते हैं हमने जाना किधर। तभी यानी नारे लगाने का वक्त आ रहा है, तो इसीलिए ना दोबारा से आ रहा है, नहीं इसलिए। लेकिन अगर फैक्ट्स को देखा जाए तो मैं ये समझती हूँ कि अगर नए मुल्क बन सकते हैं तो सूबे भी बन सकते हैं। मायूब बात नहीं है सूबे बनाना, लेकिन ये देखें कि क्या हमारी पॉकेट में इतने पैसे हैं, हमारी इकोनॉमी जो है वो स्टैंड करेगी, फिर हम नए कर्जे लेने के लिए चले जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे? आप तो एक जो है वो जो हुकूमत है उसकी ज़रूरतें जो है मतलब वो पूरी नहीं हो रही, उसके एक्सपेंसेस पूरे नहीं हो रहे, हम कर्जे पे कर्जे लिए जा रहे हैं। तो जो है वो किस तरह से अब नई जो है वो बनाएंगे, हर एक के अंदर जो हम किस तरह से अपने रिसोर्सेज डिवाइड करेंगे और रिसोर्सेज आएंगे कहाँ से, सोचने की ये बात है। बिल्कुल। अभी हमारे साथ आयशा थी, आयशा खालिद जो एडवोकेट थी, तो उनसे समाजी कुछ ना टॉपिक्स पे भी डिस्कशन हो रही थी। तो आपके साथ भी बात करते हुए एक जो आप डिस्कशन है वो कह सकते हैं कि कुछ जो टॉपिक हैं आपके, फॉर एग्जाम्पल कर्जा, ये अगर आप देखें तो आपको मोबाइल छोड़ना पड़ेगा, 1 मिनट जी, सॉरी जी।
क्योंकि आप लाइव चल रहे हैं, तो इशू ये है कि जैसे आपके डिफरेंट होते हैं ना टॉपिक, जैसे आपने कर्जे की बात की, बड़ा आपने एक अच्छा पॉइंट रेज किया। आप इमेजिन करें कि एग्जैक्टली जब आपने एक मुआशरे को देखना हो तो आप हुकूमत को देख लें, और हुकूमत को देखना हो तो मुआशरे को देख लें। यही हाल जो कि है कर्जे करके ब्यूरोक्रेसी को चलाना, उनकी सहूलियात, उनके शशके, उनकी चीज़ें जब हमारे आते हैं, शादी होती है या कोई और चीज़ होती है, इवन अगर आपको गाड़ी लेनी है ताकि दुनिया को दिखा सके, मोबाइल लेना है, सब पूरे नहीं हो रहे होंगे पैसे, कर्जे ले लेके मांग के वापस भी नहीं देंगे, और ये सब करके नीचे का मुआशरा भी आपका एग्जैक्टली उसी तंजली का शिकार है जो आपकी हुकूमत है। अब उस वाले मुआशरे में आप एक प्रिविलेज वाली चीज़ लेकर आते हैं, जैसे कि आपने बहुत उसका सही पॉइंट आउट किया, और फिर आप उनको लेकर चलते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, खड़ा भी हो सकता है, लेकिन उसको खड़ा कैसे करेंगे? इन्फ्लेशन पे हर बंदा रो रहा है, उस पर कोई काम नहीं कर रहा। जो एक आम आदमी है, पेट्रोल की प्राइस कल फिर बढ़ी है, उससे पहले क्या इश्यूज हो रहे हैं, वो सब आप देखते जाएं। सोलर प्राइसेस, टैक्सेस कहाँ से नहीं लग रहे हैं। अब उसके अंदर इसकी जगह कहाँ से बनती है, ये एक बिल्कुल ही एक डिफरेंट टॉपिक है जो हम लोग समझते हैं। देखिए, हम आम जो अवाम है ना, अगर उसको देखें तो वो इतना ज़्यादा बेचारे अपनी प्रॉब्लम्स के अंदर फंस चुके हैं कि वो उनको अपनी जो बेसिक नीड्स हैं वही पूरी करने के लिए बहुत जो है मेहनत करनी पड़ रही है, वो उसको मीट ही नहीं कर पा रहे। और ऑन द अदर हैंड हम देखें तो जो आपने शशके वाली बात की है, तो ये मुझे लगता है कि हम अपने शशकों पे ही जो पैसे खर्च कर रहे हैं, और इकोनॉमी के ऊपर और ज़्यादा जो है हम बर्डन बना रहे हैं, जिससे क्या है कि फ्रस्ट्रेशन पैदा हो रही है। हमारी यंग जनरेशन फ्रस्ट्रेटेड है, क्या है, मायूस हैं बच्चे, ब्रेन ड्रेन है, ऐसे ही है। ठीक है, तो जब हम इन चीज़ों को एड्रेस नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली हम जो है वो क्लैप्स होते जाएंगे, और फिर ये इसका इफेक्ट जो है, इसका इम्पैक्ट और इफेक्ट दोनों जगहों पे है, आपके इकोनॉमी पे भी है और आपकी सोशल लाइफ के ऊपर भी है। इवन आपकी जो भी इंस्टीट्यूशन आप देख लें, लाइक फैमिली इंस्टीट्यूशन है, वो भी उसके ऊपर भी जो है वो डायरेक्ट इम्पैक्ट जा रहा है। और जब हमारे रोज़गार नहीं होंगे, हमारे जो है वो सनतें तबाह होती जाएंगी, मतलब आपको पूरी चीज़ें नहीं पड़ रही, तो किस तरह से आप ग्रो करेंगे? आपके जो एक्सपर्ट्स हैं वो बाहर चले जाएंगे, आपके बच्चे जो आपका न्यू माइंड है वो आपके जो वो बाहर चले जाएंगे जब उनको यहाँ कुछ नज़र नहीं आएगा। ऑन द अदर हैंड जो जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे वो क्या करेंगे? क्राइम की तरफ जाएंगे, आपका क्राइम रेट बढ़ जाएगा। तो इसी तरह से जब हम अपने रिसोर्सेज को देख के नहीं चलेंगे, अब पिछले दिनों में मैं देख रही थी, तो अब जो सेनेट के अंदर वहाँ पर बैठे हुए लोग हैं, उनके कैंटीन के अंदर रोटी का रेट क्या है? बेसिक अगर हम एक बात करें जी, तो बाहर देखें तो क्या है, आम आदमी के लिए क्या है? फैसिलिटेट हम किसको कर रहे हैं? उनको जिनके पास ऑलरेडी है। ये डिवीजन जो है, इसने इतना लंबा गैप हमारे दरमियान में बना दिया है कि हम जो है वो ना उधर के हैं ना उधर के हैं, ऐसा ही है। ये एक इतना बड़ा जो है वो डिसबैलेंस आ गया सोसाइटी के अंदर कि हमारा मुझे लगता है कि अगर हम अपने इन्हीं रिसोर्सेज के अंदर, तो मुझे नहीं लगता कि हम चीज़ें नई जो लेके आ सकते हैं, लेकिन अगर हम नई चीज़ें करते हैं तो वो फिर उसके रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे? फिर हम और कर्जे लेंगे, ऐसा ही है, और डेप्ट में जाएंगे, और फ्रस्ट्रेशंस बढ़ेंगी। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो फैसिलिटीज़ कहाँ जा रही है? जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, जो भी आपके पास पैसे आ रहे हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, तो वो कहाँ पे हो रही है? क्या आम लोगों तक जा रही हैं चीज़ें? नहीं जा रही। तो जो बेस बना रहे हैं कि सुबह होनी चाहिए, वो ये कह रहे हैं कि हम आम लोगों को जो फैसिलिटेट करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि वो जो फैसिलिटीज़ शहरों के अंदर हैं वही गांव के अंदर हो। तो मैं इससे ये नहीं कह रही कि आप ना बनाएं, लेकिन वहाँ जहाँ पे ज़रूरत है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड आपके पास एरियाज़ हैं, गिलगित है, और भी देख लें आप जितने भी आपके एरियाज़ हैं, तो उनको भी अगर हम देखें तो वहाँ पे भी अभी तक हमने कोई काम नहीं किया। हाँ, कागज़ों के अंदर हम तब्दीली ज़रूर लेके आएंगे। और फिर ये है कि मैं एक आपको बात बताऊँ, जब भी एक घर की जो वो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है ना असासों की, तो वहाँ पे भी लड़ाइयाँ आ जाती हैं।
ओके तो यहाँ पे भी जरूर जो है वो इस पे भी डिस्प्यूट्स होंगे कि कौन सा एरिया कितना जो है किसके पास जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कहूँगी कि ये कोई बुरी बात नहीं कि सूबे नए बनाए, ये है कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलें। ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच ताहिरा नेमत आपका। और इसमें सबसे एक जो अच्छी बात है कि आपने इसको बड़ा हाईलाइट किया, पॉइंट्स को और देखा। हमारे साथ मौजूद थी ताहिरा जो कि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, साथ साथ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं और पॉलिटिकल चीज़ों पे देखती हैं। तो अभी वक्त हुआ चाहता है हमें इजाज़त लेने का, जल्दी से लेते हैं इजाज़त और अपने शो में वापस आएंगे अगले दिन एक और समा पे। अभी उस्मा खान को सुबह खैर से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।